नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है और रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, रीतिकाल की जो धाराएं हैं, उनका हमने सामान्य परिचय प्राप्त किया था। अब हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम रीतिकाल की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं और रीतिकाल में किस किस प्रकार के कवि रहे हैं और किस किस प्रकार का उनका प्रणयन हुआ है। तो देखें, रीतिकाल की तीन धाराएं प्रमुख मानी जाती हैं। तीन धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकाल में तीन कवियों का जो विभाजन है वो तीन प्रकार से किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब ये तीन जो धाराएं हैं वो किस प्रकार से विभाजित की गई हैं, वो उनका जो कारण था मुख्य वो ये था कि कुछ कवि आचार्य परंपरा का निर्वाह करने वाले थे। कुछ कवियों ने अपने स्वयं की रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया, अपनी स्वयं की प्रतिभा को ज़्यादा महत्व दिया, अपनी स्वयं की जो कलाकृति हैं उनको महत्व दिया। कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने परंपरा का कोई निर्वाह नहीं किया। इस आधार पर उन्होंने कवियों के तीन वर्ग बनाए हैं रीतिकाल में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आज इन धाराओं के बारे में हम सामान्य अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो देखें, सबसे पहले अपनी धारा आती है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में क्या था? रीतिबद्ध काव्य धारा में क्या था? इन कवियों में संस्कृत के लक्षण और उदाहरणों के साथ आचार्य परंपरा का निर्वाह किया है। रीतिबद्ध जो कवि हैं उन्होंने संस्कृत के लक्षण और उदाहरण का प्रयोग किया, साथ ही आचार्य परंपरा का भी वे निर्वाह करते हैं। इस युग के जो कवि थे, रीतिबद्ध जो थे, वो परंपरा में, रीति में बंधकर काव्य लेखन करते थे। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय जो नियम थे, उदाहरण थे, उनका पूरा प्रयोग करते थे। साथ ही आचार्य परंपरा का निर्वाह करने में वे सक्षम थे, प्रतिस्पर्धा थी। इस प्रकार से पहली जो अपनी धारा आती है, कवियों का वर्ग आता है, वो आता है रीतिबद्ध का। सामान्य तौर पर कहें तो परंपरा में बंधकर जिन्होंने काव्य लेखन किया वो आए अपने रीतिबद्ध कवि। अब रीतिबद्ध कवियों में देखें कि इन्होंने क्या किया था, संस्कृत के लक्षण और उदाहरणों के साथ आचार्य परंपरा का निर्वाह किया है। और इस वर्ग के प्रमुख कवियों में देखें हम तो सबसे पहले आते हैं हमारे चिंतामणि। चिंतामणि जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना गया है। दूसरा देखें, इनकी रचना का देखें तो इनकी रचना है काव्य विवेक। देखिए, रीतिबद्ध के जो कवि हैं, इस वर्ग के कवि हैं, इनकी रचनाओं की संख्या बहुत है, लेकिन हम प्रमुख रचनाओं के बारे में हम अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। रचनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण उन्हें एक साथ लिखना संभव नहीं है, इसलिए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखें तो सबसे पहले कवि हैं चिंतामणि, इनकी रचना है काव्य विवेक। दूसरे हैं अगले कवि आते हैं अपने कुलपति मिश्र, जिनकी रचना का नाम है रस रहस्य। देव बड़े ही चर्चित और प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के। भाव विलास, काव्य रसायन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाओं को ही यहाँ सम्मिलित किया गया है। पद्माकर, जगत विनोद, गंगा लहरी, भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़े हुए हैं और रीतिकाल की धारा में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने और भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कवि रहे हैं जिन्होंने वीर काव्य की रचना की है। सूदन भी हैं, छत्रसाल भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुखता से जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है भूषण का। तो भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल, दशक। अगले हैं कवि अपने भिखारी दास, जिनकी रचना है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। तो हमने देखते हैं कि रीतिकाल के तीन वर्ग किए गए हैं कवियों के, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। हम पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में क्या किया था कवियों ने, कौन से थे रीतिबद्ध? संस्कृत के लक्षण और उदाहरणों के साथ आचार्य परंपरा का इन्होंने निर्वाह किया है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि है, जिनकी रचना कौन सी है? काव्य विवेक है। कुलपति मिश्र की रचना कौन सी है? रस रहस्य है। देव की भाव विलास है, काव्य रसायन है। पद्माकर की जगत विनोद, गंगा लहरी है। भूषण की शिवराज भूषण है, शिवा बामनी है। भिखारी दास की काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय है। अब हम
सामान्य परिचय इनका प्राप्त कर रहे हैं। आगे के क्रम में हम इन जो पाठ्यक्रम में हमें कवि दिए गए हैं उन एक एक कवियों का विस्तृत परिचय हम प्राप्त करेंगे। देखें आगे, दूसरी धारा है रीति सिद्ध। पहला वर्ग था कवियों का रीतिबद्ध और दूसरा वर्ग है रीति सिद्ध। देखें, विविध विद्वानों ने के प्रति के मन में यह भ्रांति भी रही है कि रीति काल की दो ही धाराएं थी, या तो थी रीतिबद्ध या थी रीति मुक्त, कि या तो परंपरा में बंधकर जिन्होंने काव्य लेखन किया है या परंपरा से मुक्त होकर। लेकिन विविध विद्वानों के शोध और उनकी काव्य कृतियों के आधार पर, कवियों की काव्य कृतियों के आधार पर एक और वर्ग बनाया गया जिसका नाम था रीति सिद्ध। ये कौन सा वर्ग था? इस वर्ग के कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। रीति जो रीति काव्य थे, रीति ग्रंथ, परंपरा से जुड़े हुए जो रीति ग्रंथ थे, उनकी कोई रचना नहीं की। ठीक है, परंपरानुसार काव्यांगों का विवेचन किया है। देखिए, रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन परंपरानुसार काव्यांगों को, काव्य के जो अंग थे, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य रीति आदि सभी काव्यांगों का इन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। इस वर्ग के कवि काव्य शास्त्रीय रीति में पारंगत अथवा सिद्ध थे। भाई, ये जो कवि थे उन्होंने संस्कृत के लक्षण उदाहरणों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, लेकिन काव्य शास्त्र का इन्हें पूर्ण ज्ञान था, इसलिए काव्य समस्त विविध काव्यांगों का इन्होंने विवेचन किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस काव्य शास्त्रीय रीति में क्या थे? पारंगत थे, सिद्ध थे, इसलिए इनका नामकरण क्या किया गया है? रीति सिद्ध वर्ग में इन कवियों को शामिल किया गया है। इस वर्ग में हम देखें तो एकमात्र कवि हमारे आते हैं बिहारी। एकमात्र कवि आते हैं बिहारी, जिन्होंने लिखी है अपनी रचना सतसई। रीति सिद्ध काव्य धारा में सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो हैं बिहारी, जिनकी रचना का नाम है सतसई। इसमें 700 से अधिक दोहे हैं, 700 की संख्या में दोहे हैं, और इस रचना पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है गाथा सप्तशती का। गाथा सप्तशती का प्रभाव सबसे ज्यादा सतसई पर दिखाई देता है। बिहारी क्या थे? देखिए, बिहारी जो कवि थे वो प्रसिद्ध थे गागर में सागर भरने के लिए, अर्थात कम अर्थों में, कम शब्दों में ज्यादा अर्थ की बात कहने में पारंगत थे बिहारी। ये राजा जयसिंह जयपुर के आश्रय में रहे थे, और इनके बारे में प्रसिद्ध कथन है कि जब राजा जयसिंह राजकार्य को छोड़कर अपनी नवविवाहिता रानी के स्नेह में आबद्ध हो गए, तो बिहारी ने अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक दोहा भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदो आगे कौन हवाल। अर्थात जो नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में वो पड़े हुए आबद्ध दिखाई देते हैं और उन्होंने राजकार्य छोड़ दिया था, वो इस दोहे को पढ़कर व्यंग्यात्मक था। गागर में सागर भरने वाली युक्ति थी कि भाई नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, कि भाई जिस कली में के प्रति तुम इतने आसक्त हो रहे हो उसका ना तो अभी विकास हुआ है, ना ही उसमें परागकण आए हैं, खुशबू आई है, और नहीं विकास यही काल, ना ही वह पूर्णतः अभी खिलने योग्य हुई है। अली कली ही सौ बंदो, हे भ्रमर तू अभी से उस कली पर इतना आबद्ध, इतना मडरा रहा है, इतना उसमें बंद कर रह गया है, मोहपाश बन चुका है, आगे कौन हवाल। जब वह कली पूर्णतः खिल जाएगी, वह फूल अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, कली अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी, तो फिर तो क्या तेरा हाल हो सकता है। इस दोहे को राजा जयसिंह ने अपने ऊपर ग्रहण करते हुए समझ गए, उसका व्यंग भाव समझ गए कि ये उन्होंने वास्तविकता में उनकी नवविवाहिता रानी के प्रति उनके प्रेम को देखकर ये उक्ति कही थी। इसको समझकर उन्होंने दोबारा उस राजकार्य को संभालना शुरू किया और बड़े ही प्रसन्नता से बिहारी को अपने आश्रय स्थल में और भी ज़्यादा सम्मान उन्होंने देना आरंभ किया। तो गागर में सागर भरने वाले कवि हैं बिहारी, बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक विषयों का ज्ञान रखने वाले हैं बिहारी। इनके दोहों को नावक के तीर कहा गया है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। कि भाई जो सतसई के जो दोहे हैं वो
वैसे तो छोटे हैं, सामान्य हैं, लेकिन जो उनका अर्थ है वह बहुत ही विशेष है, गंभीर है, इसलिए इसको गागर में सागर बढ़ने वाले कवि भी कहा गया है। तो देखिए आज अब हम देखते हैं रीतिबद्ध हो गया, रीति सिद्ध हो गया। तीसरी धारा है रीति मुक्त, जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पढ़ा है रीतिबद्ध, जिन्होंने संस्कृत के लक्षण उदाहरणों के साथ साथ आचार्य परंपरा का निर्वाह किया इन कवियों ने, और ये इनके प्रमुख कवि थे। रीति सिद्ध काव्य धारा के कौन से कवि थे? जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन परंपरा अनुसार काव्यांगों का विवेचन किया है। और इस वर्ग के कवि काव्य शास्त्रीय रीति में पारंगत अथवा सिद्ध थे। एक कवि और जिनका नाम आता है वो इसमें जुड़े हुए हैं, ब्रंद। लेकिन इनकी रचनाओं के आधार पर, इनके जो काव्य लक्षण है उनके आधार पर हम देखें तो ब्रंद इसमें इस वर्ग में शामिल किए गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो कवि आते हैं वो आते हैं अपने बिहारी। इसलिए ज्यादातर विद्वानों ने केवल बिहारी को ही रीति सिद्ध वर्ग का कवि माना है। आगे परंपरा में आगे जो तीसरा वर्ग आता है वो आता है रीति मुक्त का। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दो धाराएं थी हमारी, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। अब हम पढ़ेंगे रीति मुक्त को। तीन धाराओं के स्थिति में हम देखें तो देखिए तीनों ही धाराओं के जो कवि थे वो रीति काल के थे, और उनकी काव्य लेखन में अलग अलग हमें स्थिति दिखाई देती है। रीति काल का हम अध्ययन कर रहे हैं। दो वर्गों को हम पढ़ चुके हैं कवियों के, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। अब हम पढ़ते हैं रीति मुक्त। देखिए रीति मुक्त जो कवि थे वो क्या था? रीति मुक्त कवियों में ने मुख्यतः क्या किया था? इन्होंने परंपरा से मुक्त काव्य लेखन किया है। इन्होंने परंपरा से मुक्त होकर काव्य लेखन किया है। किसी भी रीति, काव्य लक्षण आदि परंपरा का कोई निर्वाह नहीं किया है। इनका जो काव्य था उसमें उसको भाई इन्होंने परंपरा से मुक्त होकर काव्य लेखन किया। इनकी धारा को, इनके लेखन को स्वच्छंद काव्य भी कहा जाता है। स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर जो काव्य लेखन किया वो किस धारा के कवि थे? रीति मुक्त। जैसे नाम से हो रहा है, रीति परंपरा से मुक्त जिन्होंने लेखन किया वो कौन से, वो कवि किस वर्ग में आते हैं? रीति मुक्त कवि धारा में उन्हें सम्मिलित किया गया है। अब यदि हम इस धारा में देखें तो कौन कौन से कवि हैं? सबसे पहले हमारे आते हैं घनानंद। घनानंद देखिए इस धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं घनानंद, जिनकी रचना है सुजान सार, विरह लीला, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखें घनानंद। आलम, दूसरे कवि का नाम है आलम। पहले हैं घनानंद, दूसरे हैं आलम। आलम में देखिए दूसरे कवि हैं अपने, पहले हो गए घनानंद, दूसरे हो गए आलम। आलम के हैं आलम केली, इनकी रचना है आलम केली। माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला इनकी रचना है। अगले कवि हैं तीसरे बोधा, जो इस वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। बोधा की रचना है बिरह, वारिश और इश्कनामा। और अगले कवि हैं ठाकुर, जिनकी रचना है ठाकुर
ठसक, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। देखिए हम देखें कि हम दो धाराओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तीसरी धारा है रीति मुक्त की, जिन्होंने परंपरा से मुक्त काव्य लेखन किया। स्वच्छंद काव्य भी इनके काव्य धारा को कहा जाता है। इनके जो कविताएं हैं उनको स्वच्छंद काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए पहले कवि हैं घनानंद, जिनकी रचना है सुजानसार बिरह लीला। आलम, जिनकी रचना है आलम केली माधवानल काम कंदला। और तीसरे कवि हैं बोधा, बिरह बारिश इश्कनामा। ठाकुर, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। देखिए इसी वर्ग के जो कवि हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम में जो उन्होंने बिरह प्राप्त किया है उसे अपने शब्दों में, अपनी काव्य में उसे वर्णित किया है। और उस बिरह को वे आध्यात्म से जोड़ते हुए भी प्रतीत होते हैं। तो इन कवियों ने रीति परंपरा से मुक्त काव्य लेखन किया है और इनके काव्य को स्वच्छंद काव्य भी कहा जाता है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? घनानंद है, आलम है, बोधा है और ठाकुर है। ये चार कवि प्रमुख माने गए हैं रीति मुक्त काव्य धारा के, जिनकी रचना ये सुजान सागर घनानंद की है और ये इनकी रचनाएं इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। हमारे पाठ्यक्रम में जो हमें जिन कवियों का रीति मुक्त के अंतर्गत जिन कवियों को दिया गया है उन कवियों की विस्तार और विस्तृत विवेचना हम आगे के वीडियो में अगले क्रम में हम लगातार करते रहेंगे। आशा है आपने अच्छे ढंग से इसको समझा होगा। यदि इससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो कृपया करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।